वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। अब रे ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है आपका वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाश की। जो प्रकाश का तरंग का जो नेचर होता है उससे संबंधित घटनाओं को हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक न्यूटन का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को कॉर्पस क्लोज जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले हमको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है। तो अभी हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है? जैसे हम लोग पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संसूचन उत्पन्न करती है, सेंसेशन जनरेट करती है और उसकी सहायता से हमें प्रकृति में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। डकार्ते ने 1637 में ये चीज़ बताई कि जो प्रकाश होता है, यानी जैसे ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से विभिन्न प्रकार की कण, क्या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण सभी दिशाओं में उत्पन्न होते हैं। यानी प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बारीक पार्टिकल होते हैं। जैसे हमको हवा दिख रही, क्या नहीं दिख रही है? हवा दिख नहीं रही है, क्या हवा है? नहीं, बिल्कुल है। हवा के पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को टच करते हैं और हमें उसका संसूचन होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के भी कण होते हैं। डकार्ते ने ये बात बताई, जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, अदृश्य होते हैं, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमको ये सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन डकार्ते के बाद न्यूटन ने एक पूरी बुक लिखी ऑप्टिक्स। उस ऑप्टिक्स बुक में अपने इस प्रकाश के कण वाले सिद्धांत जो कि डकार्ते ने बताया था उसको इन्होंने पूरा एक्सपेंड करके विस्तार रूप से समझाया। और चूँकि न्यूटन समय के खुद ही जो थे वो महान वैज्ञानिक थे और वो भी जो भी रिसर्च करते थे वो बड़े पैमाने पर करते थे, इसलिए जो प्रकाश के कणों का सिद्धांत है उसके लिए न्यूटन का श्रेय जाता है। न्यूटन ने ही ये मान लीजिए कि कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था या दिया था। न्यूटन ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से विभिन्न दिशाओं में छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से छोटे छोटे कण जो है उत्पन्न होते हैं किसी प्रकाश स्रोत से, इन्हें कणिकाएं कहा गया। क्या कहा गया? कणिकाएं। कॉर्पस क्लोज कहा गया इनको। ये कणिकाएं, जैसे कि देखिए कोई छोटा पॉइंट है, कोई बड़ा पॉइंट है, कोई छोटा पॉइंट है, कोई बड़ा पॉइंट है। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश की कणिकाएं हैं ये कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती है और उनका रंग भिन्न भिन्न होता है। समझ में आ गई बात? यानी कि जैसे कोई रेड कलर की है ये कणिका और ये ब्लू कलर की है, तो रेड कलर की जो पार्टिकल है वो कुछ साइज में बड़ा होता है और तो ब्लू कलर का जो पार्टिकल होता है वो साइज में छोटा होता है। तो यूँ कहते हैं कि रेड कलर की कणिकाएं बड़ी होती हैं और ब्लू कलर की कणिकाएं छोटी होती हैं। ऐसा नहीं है, जो कणिकाएं बड़ी होती हैं वो हमें रेड दिखाई देती है। इन्होंने ये बात बताई कि जो कणिकाएं बड़ी होती है, जैसे हम लोग एक सीक्वेंस पढ़ते हैं विबग्योर का, तो ऊपर क्यों जाते हैं तो जो साइज होता है इसका वो इंक्रीज होता है। समझ में आ रही बात? यानी सबसे छोटी वायलेट, उससे बड़ी इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे बड़ी साइज की कणिकाएं होती है वो रेड दिखाई देंगी, उससे छोटी कणिकाएं होगी ऑरेंज दिखाई देंगी, उससे भी छोटी होगी। अच्छा, केवल 7 प्रकार की कणिकाएं नहीं होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हीं दो रंगों के बीच में एक स्पेक्ट्रम होता है। ग्रीन से धीरे धीरे येलो होता है, येलो से धीरे धीरे ऑरेंज होता है, तो इसके बीच में भी करोड़ों साइज की कणिकाएं हुआ करती हैं। समझ में आ गई बात? ये चूंकि एक स्पेक्ट्रम होता है तो कई कणिकाएं के बीच में भी विभिन्न विभिन्न साइजेस की होती है। तो इससे ये बताया गया कि भिन्न भिन्न रंगों की जो कणिकाएं होती हैं उनके जो साइजेज होते हैं, जो आकार होते हैं वो भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। अब आगे जो बात आई वो बात आई कि भाई प्रकाश के जो गुण हैं, क्या वो गुण उस समय के आधार पर, बात समझिएगा, जितने उस समय एक्सपेरिमेंट हो सकते थे उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में
प्रकाश के जो मूल गुण हैं, क्या वो मूल गुण इन कणिकाओं के आधार पर समझाए जा सकते हैं? तो न्यूटन ने कुछ इसके लिए अपनी बातें रखी। उनमें जो सबसे पहली बात है वो हम समझेंगे। किसी भी, आप मान लीजिए कोई पत्थर है, अगर उसको बहुत स्पीड से अगर आप धीरे फेंकते हैं तो वो इस तरीके से जंप करता है। अगर उसको स्पीड और देते हैं तो और दूर थोड़ी देर स्ट्रेट जाएगा, फिर गिर जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर किसी कणिका को बहुत ज़्यादा वेग, यानी यहाँ से निकलने वाली कणिकाएँ होती है, इनकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये कणिकाएँ न्यूटन ने बताया कि किसी स्रोत से ये प्रकाश की कणिकाएँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी प्रकाश स्रोत से बाहर की ओर निकलती हैं। इतनी तीव्र चलने वाली कणिकाएँ सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में एक ही दिशा में गमन करती हुई चली जाती है। तो इससे जो पहला गुण होता है प्रकाश का, कि सरल रेखा में गमन, समझ में आ गया। तो जो स्ट्रेट लाइन में इनका जो मूवमेंट होता है, प्रोपेगेशन होता है, उसकी पुष्टि होती है। यानी पहला प्रकाश के सरल रेखी जो पथ होता है उस पर गमन करता है, उसकी पुष्टि कणिकाओं से होती है कि जिस प्रकार से कोई कण है वो सीधी रेखा में गति कर सकता है। कोई द्रव्य कण है, आप ले लीजिए, जब वो सीधी रेखा में गति कर सकता है उसी प्रकार प्रकाश कणिकाएं भी सरल रेखा में गमन कर सकती हैं। दूसरा जो बात बताई, पहला हो गया आपका सरल रेखा में गमन। जो दूसरी बात है वो है आपका परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या में क्या बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, उसको आप जमीन पर छोड़ते हैं तो वो बाउंस बैक होती है, ठीक है, दीवार पर टकराता है तो वो भी बैक बाउंस होगी, हमको पता है। अगर ये कणिकाएं, अगर कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ हो, तो सपोज करिए पूर्ण प्रत्यास्थ, तो वस्तु टकरा करके पुनः उसी स्पीड से उसी हाइट तक आ जाएगी, जैसा कि हम लोग 11वीं की फिजिक्स में पढ़ा करते थे। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ जो टक्कर हुआ करते थे, कोलिजन होते थे, वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते थे। तो इन्होंने लगाया कि जिस प्रकार से कोई भी पत्थर, कोई भी वस्तु जो पूर्ण प्रत्यास्थ कण होते हैं वो पुनः टकरा कर किसी वस्तु से उसी वेग से वापस लौटते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी प्रकाश जो कणिका किसी फर्श से टकराकर पुनः उसी वेग से संघट्ट की तरह उसी वेग से उस माध्यम में वापस चली जाती है। इससे इन्होंने बताया कि जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, विभिन्न वस्तुओं को देखने में उनको सहायता मिलती है परावर्तन के कारण, उसी प्रकार ये प्रकाश कणिकाओं को प्रकाश कणिकाएं मान लिया जाए तो इनमें भी परावर्तन के नियम की पालना होती है। ये कणिकाएं पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, पूरी तरीके से 100% इलास्टिक कोलिजन करती है किसी भी वस्तु से टकरा करके। तीसरा जो पार्ट है वो किया गया अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या के अंतर्गत यह बताया गया कि अगर कोई प्रकाश कण, जिसे आप कणिकाएं कहते हैं, कण बोलो कणिकाएं है उसका, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो क्या घटना करेगा, देखिएगा ध्यान से। इन्होंने बताया कि अगर कोई प्रकाश विरल से सघन में जाता है, किसमें जाता है, विरल से सघन में, तो मान लीजिए ये आपके पास एक जो प्लेन है जो दो मीडियम को अलग अलग करता है, पहला माध्यम हो गया आपका ये विरल और दूसरा हो गया आपका सघन। यहाँ पर मैंने अभिलंब खींचा और कोई प्रकाश कणिका इस तरह से आती है और ये अभिलंब हो गया। तो इन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो आकर्षण के कारण जो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या बताया इन्होंने कि आकर्षण या कर्षण के कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और प्रकाश किरण इस प्रकार से, यानी प्रकाश की जो कणिकाएं हैं वो इस प्रकार सीधे न जा करके इस प्रकार मोशन करने लगती है। अब जो कंट्रोवर्सी है वो क्या थी, कंट्रोवर्सी ये थी कि इन्होंने कहा
कहा कि आकर्षण के कारण अभिलंब की ओर झुक गई। अगर अभिलंब की ओर आकर्षण के कारण झुकती है तो आकर्षण किसी वस्तु को अगर कोई दूसरी वस्तु आकर्षित करेगी तो आप सोचिए उसका वेलोसिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। तो उन्होंने यही बात बताई कि अगर विरल माध्यम में चाल v1 है, सघन माध्यम में चाल v2 है, तो इनके अकॉर्डिंग यानी न्यूटन के कण का सिद्धांत के अकॉर्डिंग v2 शुड बी ग्रेटर देन v1। यानी अगर प्रकाश किरण इस तरह से माध्यम में सघन विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आकर्षण के कारण जब अभिलंब को झुकेगी तो उसका वेग बढ़ेगा। यानी जो पॉइंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि सघन माध्यम में जो प्रकाश कणिकाओं की चाल है वो विरल माध्यम की तुलना में अधिक प्राप्त हुई। प्रैक्टिकली नहीं, कंसेप्चुअल नहीं है इसमें, ये एक थ्योरी है, एक उन्होंने अपनी सिद्धांत दिया, उन्होंने एक बात कही कि ऐसा होना चाहिए। और काफ़ी दिन तक, कई साल तक, 150 साल तक इस पूरा जो सिस्टम है ये ऐसा ही चलता रहा और वाद विवाद चलती रही। लेकिन जब आगे 1860 में 1860 में जब जो आपके क्रिश्चियन हाइगेंस ने और भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए और कई सारे और एक्सपेरिमेंट किए गए जहाँ पर प्रकाश की चाल को जब नापा गया तो ये पाया गया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था, विरल से सघन। इसी प्रकार उन्होंने कहा सघन से विरल माध्यम में अगर जाएंगे तो अगर सघन से मान लीजिए ये माध्यम सघन है और ये विरल है तो सघन से विरल में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण किरण सीधे न जा करके अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जो प्रकाश किरण का जो बेंड होने का, जो उन्होंने झुकने का, डेविएशन का जो बात बताई तो सही बताई, जो रीजन बताया वो उन्होंने अपने हिसाब से सही बताया, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली उसके आंसर पे वो गलत पाए हैं। तो इसका मतलब है कि इनके द्वारा प्रकाश के सरल रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में और रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से समझाया गया, लेकिन इनके कणिका सिद्धांत से जो रिफ्रैक्शन अपवर्तन की जो व्याख्या हुई वो संतुष्ट कारक नहीं हुई। तब तक 100 साल तक तो 150 साल तक तो चलता रहा, लेकिन उसके बाद जब उसको प्रैक्टिकलाइज किया गया तो पता चला कि सघन माध्यम में तो प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। तो ये सिद्धांत इनका प्रैक्टिकली जो है विफल हो गया। चलिए, तो ये बात थी हम लोगों का जो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया उसमें क्या क्या बातें बताई। लेकिन न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है यह जो असफल रहा, पूरी तरीके से असफल हो गया। यानी न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो पूरी तरीके से असफल माना गया। उसके कारण क्या थे? तो असफलता के कारण अगर हम देखते हैं तो कई सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, उनको भी हम लोग शुरू में देखते हैं। कणिका सिद्धांत के असफलता के कारण, किन कारणों से सिद्धांत असफल रहा? तो चलिए, पहला जो कारण हमने ये देखा कि इन्होंने कहा कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ये कणिकाएं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर आकर्षण के कारण इनका वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ गया सघन माध्यम में, जबकि प्रायोगिक रूप से पाया गया कि वेग घटता है सघन माध्यम में। तो पहला कारण यही रहा कि अपवर्तन की व्याख्या करने में असफल रहा। असफल रहा।
दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि प्रकाश कणिकाएं हैं। मान लीजिए कि कोई एक प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है। अगर इस स्रोत से, समझिएगा, मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, ये इससे अगर कण बाहर निकलेंगे, सपोज करिए कण यानी पदार्थ ही इससे बाहर निकल रहा है, पदार्थ ही इससे बाहर निकल रहा है, तो अगर इससे कण लगातार विपरीत दिशाओं में बाहर निकलेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर जो कणों की संख्या है वो कम हो जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य से कितनी कणिकाएं प्रति सेकंड निकलती हैं, बहुत सारी कणिकाएं निकलती हैं। तो सूर्य का जो आकार है वो धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? भाई पदार्थ निकल रहा है, कण निकल रहे हैं, उससे मैटर कम हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है। जैसे कोई बल्ब है, बल्ब में लाइट जलती है तो उसका जो फिलामेंट लगा होता है तंतु, उस तंतु का द्रव्यमान भी धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए और 1-2 साल बाद धीरे धीरे उसको विलुप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी अगर प्रकाश को कणिकाएं माना जाए तो जो भी स्रोत है, जो प्रकाश स्रोत है, उस स्रोत के मास में, द्रव्यमान में, उसके साइज में धीरे धीरे कमी आना चाहिए। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली महसूस किया गया, पता किया गया, तो ये पता चला कि वास्तव में जो किसी भी पदार्थ से प्रकाश के उत्पन्न होने पर उसके मास पर कोई डिफेक्ट नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश की कणिकाएं नहीं हो सकती हैं, जैसी कि न्यूटन ने बताया था। फोटोन होते हैं वो कणिकाएं नहीं हो सकती जो न्यूटन ने सकता है। तो थर्ड पार्ट है हमारा समझने के लिए, वो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग 11th के चैप्टर में पढ़ते थे किसी भी कण की जो गतिज ऊर्जा है वो होती है 3/2 kBT। ध्यान होगा आपको। वैसे F/2 kBT लिख सकते हैं, जहाँ पर F स्वतंत्र कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ करती थी। बट काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर कमरे का ताप बढ़ा दिया जाए तो कमरे के अंदर उपस्थित जो भी कण है, गैस है, हवा है, इन कणों का वेग बढ़ने लग जाएगा, इनके वाइब्रेशंस तेज होने लग जाएंगे। ऐसा हमारा कंसेप्ट कहता है केटीजी में, ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बताया जाता है। तो जब जो टेम्परेचर बढ़ने पर कणों का वेग बढ़ता है और टेम्परेचर घटाया जाएगा तो कणों का वेग कम हो जाएगा। अगर कमरे को कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, तो इनके जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं जो हजारों मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर टकरा रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, इनके जो वेलोसिटी में जो वर्गमात्र मूल चाल है उस पर कमी आ जाएगी, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी। अब सोचिए, जो सूर्य है, सूर्य के आसपास टेम्परेचर जो 10-5-20 किलोमीटर की रेंज में जो टेम्परेचर है वो लगभग 4000 केल्विन होता है। पूरे में बहुत ज़्यादा होता है, कहीं 6 के आसपास पहुँच जाता है, तो वो एक मैटर अलग है। लेकिन आप सोचिए, सूर्य से जब कोई प्रकाश कणिका बाहर निकलती है तो इसके पास में टेम्परेचर 4000 केल्विन, 3000 केल्विन, 2000 केल्विन, 1000 केल्विन, 500 केल्विन, समझ में आ रही बात। और फिर पृथ्वी पर आ जाता है जहाँ पर इसका टेम्परेचर आपका 300 केल्विन के अप्रॉक्स पहुँच जाता है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस या ऊपर नीचे चलता रहता है। खैर, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर कुछ दूर जाते हैं टेम्परेचर घट जाता है, और दूर जाते हैं टेम्परेचर और घट जाता है, और दूर जाते हैं टेम्परेचर और घट जाता है। और जब हम लोग अर्थ में, जहाँ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। और आप जो साइड वाइज प्लैनेट्स हैं, आप जो है मार्स में चले जाएँ, जुपिटर में चले जाएँ, अब और दूर वाले जो सूर्य की चारों तरफ और भी जो आगे जो सैटेलाइट, वो क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स हैं, उसमें आप जाएंगे तो टेम्परेचर और घटता जाएगा। और उसके पास में जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो सन रेस लाइट की है, यानी जो इन्होंने कार्पस रूल्स बताया, इन्होंने जो प्रकाश की कणिकाएं बताई न्यूटन में, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, फिर वेलोसिटी घटना चाहिए,
फिर वेलोसिटी और घटना चाहिए, फिर वेलोसिटी और घटना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती है तो ताप कम होने के कारण, समझिए बात, सूर्य से दूरी बढ़ती जाने पर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे जो प्रकाश की चाल है, यानी कि प्रकाश की कणिकाओं का जो चाल है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली इसकी जो चाल का जो मेजरमेंट किया गया अलग अलग टेम्परेचर्स में, वो पाया गया कि अगर वैक्यूम है या एयर है तो जो उसकी स्पीड है वो लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और यही रहती है। टेम्परेचर कहीं पर कम हो जाने पर या ज़्यादा हो जाने पर जो इसकी वेलोसिटी है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कणिकाएं होती है तो यहाँ वाइब्रेशन तेज होते हैं, यहाँ वाइब्रेशन धीरे हो जाती है करके, तो वही बात है, यानी कि उनकी जो स्पीड है वो सूर्य से दूरी बढ़ने पर घटनी चाहिए, यानी टेम्परेचर घटने पर घटनी चाहिए और टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड बढ़नी चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अगर किसी एक निश्चित माध्यम में गमन करती है तो टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रकाश की चाल हमेशा एक जैसी रहती है। इस प्रकार जो न्यूटन के जो कणिका सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया और हटा दिया गया, इसको गलत साबित हुआ। इसके बाद, इसके जस्ट बाद जब क्रिश्चियन हाइगेंस ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किया, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत, उस सिद्धांत पर जब जो चर्चाएं की गई तो प्रकाश के सरल रेखा में गमन, अपवर्तन, परावर्तन आदि सभी गुणों को संतुष्ट पूर्वक ढंग से समझाया गया और कारण सहित। तो और कुछ उनकी कमियां भी नहीं, उनकी भी एक, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को इसका बेस हम लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे, तरंगाग्र के प्रकारों के बारे में और उसके तरंगाग्र के सिद्धांत से अपवर्तन अपरावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।